इंपा का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और उसका आखिरी सत्र चल रहा है और आखिरी सत्र में आखिरी बात कंक्लूडिंग करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मुझे याद है कि जब हमने इंपा का अधिवेशन यहाँ दिल्ली में लगाया था तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि डॉक्टरों का हम लोग संगठन नहीं बना सकते। उस समय ऐसा कहा जा रहा था तो मैंने उस समय ये कहा था, बात सही कह रहे हो, डॉक्टर लोग अगर कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टरों का संगठन और इंडिया का नहीं हो सकता, डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं तो सही हो सकता है, कैसे कहा जा सकता है। मगर ये काम हमने राष्ट्रीय स्तर का डॉक्टरों का संगठन बनाने का काम हम लोग डॉक्टरों पर छोड़ने की नहीं सोच रहे। डॉक्टरों के कहने के अनुसार जो डॉक्टर कह रहे हैं कि डॉक्टरों का राष्ट्रीय संगठन नहीं बनाया जा सकता, SC ST OBC माइनॉरिटी का, तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर जो ये कहते हैं कि नहीं बन सकता, उनके ही ऊपर ये जिम्मेदारी कैसे लगाई जा सकती है। तो हमने कहा ये जिम्मेदारी हम से जो ऑलरेडी हमारा ऑल इंडिया में संगठन फैला हुआ है, तो ये जिम्मेदारी हम लेते और हम लेकर के इस संगठन को बनाएंगे। तो फिर इसमें वामसेव संगठन की ताकत को इनिशियली जोड़ा गया, इस काम पर लगाया गया और फिर इसका राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन दिल्ली में हुआ और जो लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हो गया है। तो हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं 77 से ये काम कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों का जब भी कोई नया काम करने का सोच आता है, नई कोई बात हम करने का समाज में कहते हैं, तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता ये जो सोच है, ये सोच बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ये हमारे पढ़े लिखे लोग जिनके पास कोई काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए जो 5 साधन चाहिए, बुद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, हुनर चाहिए, समय चाहिए, मेहनत, श्रम चाहिए, ये 5 बातें उनके पास हैं, 5 साधन उनके पास है, जो ये बनाने के लिए लगता है, वो सब है। तो इसके बावजूद भी वो ऐसा सोचते हैं, तो ये निश्चित रूप से कोई न कोई वजह है और वो वजह वामसेव से ज्यादा कोई दूसरे लोग नहीं जानते हैं, हम लोग ही इस बात को जानते हैं और इस निगेटिव थिंकिंग को
कैसे पॉजिटिव बनाना है वो मैं अपने तजर्बे से भी कह सकता हूँ कि अभी लगभग 45 साल का समय हो रहा है। मैं 19 साल की उम्र का था तब से ये काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरी उम्र 64 चल रही है। 21 नवंबर को 64 पूरा हो जाएगा। 65 जो है 22 तारीख को शुरू होगा। तो अगर सरकारी नौकरी का नियम लागू किया जाए तो रिटायर्ड होकर 4 साल पेंशन खा रहा होता अगर मैं नौकरी में होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं न रिटायर्ड हो गया हूँ न टायर्ड हो गया हूँ। रिटायर्ड भी नहीं हूँ और टायर्ड भी नहीं हूँ। तो जो काम जो लक्ष्य हमने रखा हुआ है उस काम को करने के लिए हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। और 20 साल तक तो मेरी ऐसी सोच है, मैं सोच के हिसाब से कह रहा हूँ 20 साल तक तो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूँ। और 20 साल में ये जो ब्राह्मणवाद है इसका नाम सत्य करने का हमने संकल्प किया। ये संकल्प करके काम कर रहा। बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना को टीबी की बीमारी थी। उस समय टीबी की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती थी। डॉक्टर लोगों के सामने मैं गैर डॉक्टर कह रहा हूँ मगर आप लोगों को थोड़ा डाटा तो मेरे पास भी रहता है। तो उस समय की सबसे बड़ी बीमारी थी। तो उसका जो फैमिली डॉक्टर था कि अब आपकी बीमारी मेरे काबू से बाहर जा रही है। बॉम्बे का सबसे स्पेशल डॉक्टर जो है इसका मैं आप उसके पास लेकर जाता हूँ। तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना को वो उसके पास लेकर गए। उन्होंने उनको टेस्ट किया। उनके फैमिली डॉक्टर ने पहले बताया कि ये टीबी है, टीबी के पेशेंट है। टेस्ट करने के बाद जो स्पेशल जो एक्सपर्ट डॉक्टर था बॉम्बे का सबसे ज्यादा, उन्होंने कहा जीना साहब मैं हैरान हुआ आपकी बॉडी का टेस्ट करने के बाद कि आपको 6 महीने पहले मर जाना चाहिए था। आपकी बॉडी की जो कंडीशन है तो उस कंडीशन के आधार पर आपको 6 महीना पहले मर जाना चाहिए था। बैरिस्टर जीना ने डॉक्टर जो है बॉम्बे का एक्सपर्ट उसको जवाब दिया पाकिस्तान लिए बगैर मैं मरने वाला नहीं। शारीरिक शक्ति जीना के पास नहीं थी। जीना के पास इच्छा शक्ति थी। तो मैं भी इच्छा शक्ति की ही बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, उदाहरण देके बता रहा हूं। और उम्र के 89वें साल में नरेंद्र मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनौती दिया कि नहीं, मैं आपका प्रधानमंत्री पद का दावा मुझे मंजूर नहीं। अब भी मैं ही प्रधानमंत्री पद का मेरा ही दावा है। तो आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल करते हुए आडवाणी को और सुषमा स्वराज को दोनों को साइड किया। और आरएसएस ने अपना पावर इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट जो है वो घोषित किया। और बीजेपी को बहुमत मिलने के पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, क्योंकि बीजेपी संगठन में 99% सपोर्टर आडवाणी के थे। तो उन्हीं लोगों को टिकट दिए जा सकते थे।
तो बहुमत भी उनको ही मिल सकता था और बाद में संसदीय दल में वो अडवाणी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर चुन सकते थे। तो बहुमत मिलने के पहले आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद घोषित किया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में ही होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में प्रधानमंत्री पद जो है वो घोषित नहीं किया जाता है। तो ये दावा अडवाणी जी ने 89 साल में किया था, जैसे उनकी उम्र 89 साल थी और ये 96 चल रहा। तो अभी 64 में अगर 20 साल मिला तो वो 84 ही हो रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन भी करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो मैं आप लोगों को जो पहला विषय है उस रेफरेंस में बताकर कि ये जो तमिलनाडु का कानून है, तमिलनाडु विधानसभा ने बनाया, पास किया, तो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थोड़ा बताता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीट का कानून बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून विधानसभा के पास सेंट्रल का कानून रद्द करने का अधिकार नहीं है। ये कानून राष्ट्रपति के पास मान्यता के लिए जाएगा और राष्ट्रपति इसको रिजेक्ट कर देगा। आप लोगों की जानकारी में रहना चाहिए पहले से। इस मैं आपको निराश करने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ कर रहा हूं ताकि हम लोग कुछ रणनीति बना ले। इसीलिए मैं आपको बता रहा था, इसीलिए समझा रहा था कि मैंने 19 साल की उम्र में एक बात सोचा था कि हमारे लोगों को बड़े बदलाव के लिए संगठित शक्ति की जरूरत है, और दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव संगठित शक्ति के बगैर संभव नहीं है। कहीं पर भी नहीं हुआ। जो हुआ है वो संगठित शक्ति के बगैर नहीं हुआ है, संगठित शक्ति से हुआ है। तो 45 साल का लगभग समय जो है मैंने संगठन बनाने के लिए लगाया। बहुत लंबा समय हो गया। अब ये 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैल गए। इतना बड़ा फैल गया। तो इतना बड़ा संगठन फैल गया है, और ये जो संगठन फैल गया है, अब हमने और मैंने संगठन बनाने का काम बंद कर दिया। बहुत लंबा समय लगाने के बाद बंद कर दिया, और अब हम इस संगठन को जो बनाया जा चुका है उसको हमने एक्शन मोड में कन्वर्ट किया। तो आपको 2 उदाहरण देता हूं। 5 मार्च 2019 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया। आपको याद है नरेंद्र मोदी ने संविधान संशोधन संसद में पास किया और इसे लागू किया।
पिछले 11 महीने से किसान लोग जो है वो घेरे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, मगर अभी तक नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को नहीं सुना और हमने भारत बंद करवाया और संविधान संशोधन हुआ। मतलब मैं आपको काल्पनिक बातों के बजाय रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं। दूसरी बात, 29 जनवरी 2020 को हमने सीएए के विरोध में भारत बंद करवाया। वो पहले भारत बंद से ज्यादा बड़ा भारत बंद था क्योंकि उसमें मुस्लिम लोग सहभागी हो गए देश भर में। तो आपको याद होगा कि 29 जनवरी 2020 के बाद नरेंद्र मोदी ने उसके पहले डेली सीए डेली बोलते थे और एक ही अखबार में 10 जगह खबरें आती थी सीए। बीजेपी के मंत्री अलग अलग राज्यों में ये बोलते रहते थे। तो उसके दूसरे दिन से सीए बोलना उन्होंने बंद किया। उसके बाद बंद किया, नरेंद्र मोदी ने बंद किया और अमित शाह ने भी बंद किया। अभी सुनने में आता है? आता है सुनने में? अपने आप तो दुनिया में कोई चीज होती नहीं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप तो मेडिकल साइंस के लोग हैं, मैं तो साइंस का आदमी नहीं हूं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमने क्रिया किया, भारत बंद की, और उनको सीए बोलना बंद कर दिया, उनकी बोलती बंद करवा दी। एक भी रिकॉर्डेड बात है। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर स्टेट, क्यों? होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था, घोषणा किया था, इसे देशव्यापी लागू करेंगे। फिर हमने देशव्यापी बंद किया। उन्होंने कहा था देशव्यापी लागू करेंगे, तो हमने देशव्यापी बंद किया। जब देशव्यापी बंद किया तो उसी पार्लियामेंट में अब वो जवाब कैसे देंगे? तो राज्य मंत्री को बुलाया, इसका तुम जवाब दे। स्टेट मिनिस्टर होम, स्टेट मिनिस्टर होम था आंध्र प्रदेश का रेड्डी। उसने जब उसको पूछा अपोजिशन ने, रिकॉर्ड एविडेंस के लिए बता, सीए आप लोग देशव्यापी लागू करने वाले थे, तैयारी कहां तक आ गई लागू करने की? राज्य मंत्री ने जवाब दिया, सरकार ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है। रिकॉर्डेड जो जवाब है पार्लियामेंट में वो बता। अब अमित शाह ऐसा कैसे कहेगा देशव्यापी लागू करेंगे? उसी पार्लियामेंट ने कहा, तो बड़ी शर्म लगी कि शर्म मैं भी कहा, अब मैं कैसे कहूं कि इस पर अभी तक सरकार ने कोई विचार नहीं किया? तो राज्य मंत्री को बोला, रेड्डी को। अब रेड्डी कैबिनेट हो गया। दूसरा कोई राय नाम का बिहार का आदमी जो है वो स्टेट मिनिस्टर बना दी। तो अभी के पार्लियामेंट में जो बहुत दिन बंद रही, पूछा वो आप लागू करने वाले थे, कहां तक आ गई तैयारी? कहा कि नहीं, इस पर अभी सरकार ने विचार नहीं किया है। अगर उन्होंने दोबारा विचार किया तो मेरे को एक वीडियो बनाना पड़ता है भारत बंद, मुझे कुछ नहीं करना। 45 साल साला जग मराया क्या मैंने? अभी मैं कुछ नहीं करता, एक वीडियो बनाता 15 मिनट का, कुछ नहीं करता। बुलाता हूं हमारा सोशल मीडिया को, अब ये वीडियो बनाओ, वीडियो बनाता है, वही उसको वायरल कर देता है। मैं कुछ नहीं करता, मैं बैठा रहता हूं। सारे देश भर में लोग जो है शुरू हो जाते,
तो मैं संगठित शक्ति की बात समझा रहा हूं। तो ये जो कानून, जो राष्ट्रपति इसको अमान्य करेगा जायज होने के बावजूद भी, तो इसे सड़कों पर ले जाना पड़ेगा, इन लोगों को सड़कों पर निपटना पड़ेगा। मैं जब कह रहा हूं कि एक्शन मोड में अब हम लोग आए हुए हैं, हम लोग एक्शन मोड में भी, आंदोलन को, संगठन को हमने एक्शन मोड में डाला। तो एक्शन मोड में हम लोग 3 लेवल पर काम कर रहे हैं। नंबर 1, मुद्दों पर, क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट है तो भारत बंद करेगी। अभी ओबीसी की जाति आधारित गिनती पर झूठा हलफनामा दिया नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट। अभी 10 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। ये 10 दिसंबर को, अभी 14 नवंबर की हमारी इटावा में रैली है, तो 15 दिसंबर से फिर इस काम के लिए हम लोग लग जाएंगे। तो एक तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अहम बात बता रहा हूं कि हम लोगों को अपने संगठित शक्ति के आधार पर एक एक्शन है भारत बंद का। दूसरा एक्शन है कि ये जो हम लोगों को संगठित कर रहे हैं, वो संगठित लोगों को पॉलिटिकल एक्शन करनी चाहिए। संगठित लोगों को पॉलिटिकल एक्शन करनी चाहिए। जहां पर ये लोग कानून बनाते हैं, जहां पर नीट का कानून बनाया ना, सेंट्रल में बनाया ना, पार्लियामेंट में बनाया ना, तो जहां पर ये कानून बनाते हैं वहां हमारे लोगों को इतनी बड़ी ताकत हमने पैदा की, तो वो पॉलिटिकल एक्शन करना चाहिए हमारे समाज को। अब हमारी कोशिश है, रणनीति पर काम हो रहा है कि 22 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हरवा दिया तो सेमीफाइनल में बीजेपी हार जाएगी। 2024 में होगा फाइनल, ये सेमीफाइनल। इस सेमीफाइनल में अगर हरवा दिया तो फाइनल 24 में होगा। कि फाइनल को फिर करवाया जा सकता। तो हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में हमारी गिनती नहीं हो रही थी। 9 अक्टूबर को हमने रमाबाई मैदान में रैली की, तो वो जो अधिकारी बुकिंग करने वाला था वो हमारे लोगों को कह रहा था ये कितना बड़ा ग्राउंड है, देखा, बुक करने को आने के पहले देख लो। कहां से लाओगे लोग, तो ग्राउंड कितना है देखा क्या बुकिंग करने के पहले? वो अधिकारी जो है, अब उसको मालूम नहीं था ये वामन में स्नान कर रहा है, वो नहीं जानता था। तो हमने उसको बुक किया और वो बहुत बड़ा ग्राउंड जो है, बहुत बड़ी रैली जो है, महारैली हमने की। डॉक्टर साहब आप भी आए थे। डॉक्टर कुलदीप के आपका जो है बोलने का उसमें नाम नहीं था, मगर उनकी भी इच्छा हुई है, इतने लोग देख करके, तो वो भी हमने कहा ठीक है बोल लो आप। इच्छा हो जाती है आदमी की, मतलब उत्साह बढ़ जाता है ना, हौसला बढ़ जाता है। तो 9 तारीख के बाद जो है वो जो मीडिया वाले थे इतना दुखी हो गए, अरे साहब खबर छापेंगे तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा उनका।
एक भी अखबार ने खबर नहीं छापी और सारे सोशल मीडिया में लगातार कई दिनों तक वही चल रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुझे इतने टेलीफोन आने लगे, इतने, अरे क्या हो गया यार, राजनीतिक लोग मुझे जानते ही नहीं, मेरे टेलीफोन कैसे आ रहे मेरे को। तो 9 अक्टूबर के बाद हम अपना वजन जहां डालेंगे सरकार उसकी बनेगी। यहां पर पहुंच गए हम लोग। मायावती का कार्यक्रम हो गया, हमारी रैली के 5वें हिस्से, हमारी रैली हुई, उसका जो 5वां हिस्सा था उतनी रैली हुई मायावती की, और वो भी डर के मारे मायावती ने कि हमारे कार्यकर्ता ही ने उधर चले जाए, इसलिए उसने वो कार्यक्रम रखा। तो जिस पलड़े में हम वजन डाल देंगे यूपी में उसकी सरकार बनेगी। मैं उस रणनीति के बारे में यहां मीडिया में कुछ बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिर वो बातें डिस्क्लोज हो जाएगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो संगठित शक्ति हमने बनाई है उसका पॉलिटिकल एक्शन में भी उपयोग करेंगे। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये नीट वाला जो कानून है ये ले जाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, समझ रहे? ये पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा, और वहां कोई कमी पड़ती है तो सड़कों पर निपटने के लिए मैं हूं ही। भारत बंद वाला जो कार्यक्रम है हमारा, हम सड़कों पर निपटने के लिए है ही है। आप लोगों को थोड़ा बता दो, कोई विरोधी पार्टी की राजनीति शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का कोई नाम लेती है? कोई नहीं लेती है। मगर हम लोग डेली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के नाम लेकर ही बात करते हैं। हमारे अलावा इस तरीके की लैंग्वेज से बात दूसरे लोग नहीं करते, हम ही करते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत के कैबिनेट मंत्री के इतिहास में 28 ओबीसी मंत्री बनाए, और इसका प्रोपेगेंडा किया। किसी ने भी, किसी अपोजिशन पार्टी ने 28 मंत्री बनाओ मांग नहीं की, मगर ओबीसी का मुद्दा डेली उठाने का काम हम कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का मुद्दा उठाने का काम हम कर रहे हैं। 12 मिनिस्टर बनाए शेड्यूल कास्ट के, जो भारत के कैबिनेट के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ। 8 आदिवासियों के मिनिस्टर बने, और इतने मिनिस्टर इसके पहले कभी नहीं बने। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के इतने मिनिस्टर बनाए गए। जब किसी अपोजिशन ने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की, कोई मुद्दा नहीं उठाया, ये मुद्दे तो केवल हम ही उठा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे तो केवल हम ही उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देश में ये जो हमारे आंदोलन ने हालात पैदा किए, उसको काउंटर करने के लिए केंद्र सरकार को, आरएसएस को, बीजेपी को इतनी बड़ी रणनीति पर काम करना पड़ रहा है, जो हमारे दुश्मनों को समझ में आ रहा है। हमारे अनपढ़ों गवारों को तो दूर, हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आता। काशीराम जी ने चमचाए नाम की किताब लिखी, डॉक्टर सतपाल मालूम है ना, आप पंजाब के, तो काशीराम जी भी पंजाब के थे, उन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम है चमचाए। उसमें उन्होंने कहा कि जब समाज का आंदोलन बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है
तो चमचों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, काशीराम जी ने चमचा एज नाम की किताब में लिख के रखा हुआ है। तो ये जो मिनिस्टर बनाए हैं, ये मिनिस्टर है नहीं है, ये मिनिस्टर बनाए। और दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने मिनिस्टर को क्या कहा? मिनिस्टरों को कहा अब जनता दर्शन के लिए अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्य में चले जाओ। अरे तो तुमको मिनिस्टर बनाया भाई, तो मिनिस्टर बनाकर काम करना चाहिए ना। कैबिन में बैठना चाहिए, फैसले करना चाहिए इन लोगों के, SC ST OBC के फैसले। इसके लिए उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, उनको इसके लिए मिनिस्टर बनाया कि अब आप अपने अपने राज्यों में जनता दर्शन करो, अपने लोगों को जोड़ो। ये लोग जा रहे हैं अपने से खिसक रहे हैं, ये लोग अपने से अब अपने साथ में नहीं है, इनको जोड़ो। अपना चेहरा दिखाकर कहो मोदी ने देखो इतने मिनिस्टर बनाए। इतना बड़ा प्रभाव जो है संगठन का, आंदोलन का निर्माण हो चुका है। और इन मिनिस्टरों को पोजीशन दिया गया है, पावर नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि वो लोग हमारे लोगों को पोजीशन देते हैं, पावर नहीं देते हैं। तो इनको पोजीशन दिया हुआ है, पावर नहीं है, तो ये कोई समाज का काम करने वाले नहीं है। हमें अपनी बात को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, लोगों का समर्थन मिलेगा। क्योंकि जिस संगठन शक्ति की बात मैं आपको बता रहा हूं वो कैडर बेस है, क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं बनाया, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्राउड हवा में उड़ जाता है, जब चुनाव गरीबी हटाओ लाट आ जाती है, अरे हमारे गरीब ऐसे ही उड़ जाते हैं। हमारे लोगों का वजन कितना होता है मालूम? हमारे लोगों का वजन, झाड़ के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं, गिरने के बाद धीरे से हवा आता है। तो जो सूखे हुए पत्तों का क्या होता है, धीरे से जब हवा आता है, तो धीरे से हवा आता है तो वो पत्ते उड़ जाते हैं। हमारे लोगों की वजन इतनी ज्यादा है, हमारे लोगों का जो वजन है इतना ज्यादा है। मैं देहाती आदमी हूं, हमारे लोग और हमारा समाज बिन पेंदे का लोटा है। गांव देहात में वो लोटा जो है ना, रखने के लिए जमीन ढूंढना पड़ता था घर के अंदर, इसको रखा कहाँ जाए, कम से कम रहे है? नहीं तो इधर उधर चारों तरफ किधर गिर जाएगा, इधर लुढ़क जाएगा, इधर लुढ़क जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इतना बड़ा समाज संगठन शक्ति हमने बनाई, तो ये लुढ़कने वाली नहीं है, इसीलिए तो प्रभाव निर्माण हो रहा है। तो ना लुढ़कने वाली जो शक्ति है वो विचारधारा के आधार पर बनती है, आइडियोलॉजी के आधार पर बनती है, विचारधारा के आधार पर बनती है। विचारधारा होगी तो बेस होगा, बेस होगा तो लुढ़केगा नहीं, बैठ रहेगी उसकी स्ट्रॉन्ग। तो एक तो ये पॉलिटिकल एक्शन का मैंने आपको एक जिक्र किया कि अभी हम लोग एक्शन मोड में, पॉलिटिकल एरिया में भी हमारे समाज के लोगों को इस लेवल तक एक्शन में लाएंगे। अभी मैं कुछ बातें राजनीतिक क्षेत्र की जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके नेगेटिव असर पड़ेंगे, वो उचित समय पर आपके सामने आए। तीसरी बात जो हमने शक्ति निर्माण की उस रेफरेंस में आपको बता रहा, तीसरा फ्रंट हमने ओपन किया सुप्रीम कोर्ट। ये सारे तरीके संवैधानिक है,
सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाएगा। संवैधानिक, गैर संवैधानिक तरीके का उपयोग नहीं करने का, संवैधानिक तरीके का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बताया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गया, ईवीएम का ड्राफ्ट तैयार किया, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर काउंसिल उसको दिखाया, कहा कि किसने देखा? हमने। कितने लॉ में पढ़ेगा? लॉ में पढ़ा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई, अगर हम वकील होते तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में काहे को खड़ा करते, या किसी और लॉयर से लिखवाते, जिस लॉयर ने ये लिखा उसी को वकील बनाते, तो आपके पास काहे के लिए आते? लिखा इसीलिए, लिखा हमने इसीलिए तो आपके पास आए, तब उसके समझ में आया इसीलिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट में जब हमारा ड्राफ्ट चला गया, जानते हो क्या हुआ? जिस सीनियर काउंसिल को हमने लगाया उसको जज ने एक बार भी बोलने नहीं दिया और जजमेंट हमारे फेवर दे दिया। इसका मतलब समझते हो? हमारे सीनियर काउंसिल को एक बार भी बोलने नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजमेंट हमारे फेवर में दी। क्यों? कोई भी साधारण बुद्धि का आदमी, वकील, अगर वो हमारा ड्राफ्ट पढ़ लेगा ना, मैं तो कहता था कि इसको पढ़ लेगा ना, किसी की औकात नहीं कि इसके विरोध में फैसला ले। एक तो ड्राफ्ट और दूसरा एविडेंस। तो मैं समझ गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन बदमाशों का बंदोबस्त कैसे किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों का बंदोबस्त कैसे करना है। क्योंकि हम लोग, दूसरे लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो वो केवल अकेले होते हैं, तो वामन मिश्रम अकेले थोड़ी है। वामन मिश्रम जब केस लेकर जाता है तो उसमें लिखा होता है वामन नेशनल प्रेसिडेंट वामन मिश्रम, तब वो जज पढ़ते कर, वो ड्राफ्ट में लिखा रहता है ना, तब उनको पता चलता है कि इसका मतलब यह है कि अगर इधर हमने कुछ गड़बड़ी किया तो अमन निजाम के पास दूसरा संवैधानिक अधिकार है शर्तों पर निपटने का, वो कैसे रोके? एक आदमी है जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है अकेला ही, मान लो उसको डिनाई कर दिया, क्या कर लेगा? खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। हमें तो मालूम है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसले में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक फ्रंट हमने ओपन किया सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस को और बीजेपी को मिलकर 24 अप्रैल 2017 को ईवीएम के विरोध में पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में दिया। तो कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को इकट्ठा होकर काउंटर करना पड़ा मुझे। कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर सरकार बीजेपी की केस लेकर गया कांग्रेस, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर दिया और इन केस ऑफ डिस्प्यूट पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतों की रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर दिया 8 अक्टूबर 2013। 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस में बगैर मेरे वकील को बोले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ऑर्डर दिया सारे देश में पेपर ट्रेल लगेगा। किसी अखबार ने छापा? किसी अखबार ने नहीं छापा। मेरा फैसला है
सारे देश भर में पेपर टेल मशीन लगी ना। अब पेपर टेल मशीन लगी तो उसमें लिखा हुआ जजमेंट में, इन केस ऑफ डिस्प्यूट कागज की गिनती करनी होगी। समझ लो क्या कह रहा हूं, थोड़ा समझने के लिए। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कैंडिडेट कहता है ये ईवीएम का रिजल्ट मुझे मंजूर नहीं है, तो पेपर टेल मशीन से निकलने वाले कागज की गिनती करनी होगी। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट के शब्द बता। तो घोटाला तो ईवीएम में होता है, पेपर टेल में तो कागज के एविडेंस रहते। घोटाला हो नहीं सकता। तो घोटाला ईवीएम में होगा, कागज में घोटाला पकड़ा जाएगा। जब ये फैसला आ गया तो केंद्र सरकार को मालूम हो गया, चुनाव आयोग को मालूम हो गया कि 2019 के चुनाव में घोटाला करना संभव नहीं है। तो बीजेपी ने कांग्रेस को कहा कि 2004-2009 में आपने घोटाला करके चुनाव जीता, तो हमारे साथ आपका गुप्त समझौता हुआ कि 14 में और 19 में आप घोटाला कर लो, हुआ ना? हाँ। तो ए वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है, रास्ता क्लियर करो। कांग्रेस कोर्ट में गई, बीजेपी नहीं गई, क्योंकि सारे एविडेंस तो हमारे पास है। अभिषेक मनु सिंघवी वकील है। इस अभिषेक मनु सिंघवी ने 84 में इंदिरा गांधी के जीवित होते पेपर ईवीएम मशीन का प्रस्ताव रखा पार्लियामेंट में। हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की कोई जानकारी तो है नहीं। वही अभिषेक मनु सिंघवी वकील था, 21 पार्टियों का, और क्या कहा? 50% ये पेपर टेल से निकलने वाले कागज का मिलान कर दो। अरे 100% का रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया 8 अक्टूबर 2013 को, 100% का ऑर्डर किया, तुम 50% की मांग कर रहे हो। 100% का ऑर्डर है, तुम 50% मिलान की बात कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रंजन गोगोई 1% मांगा। कितना मांगा? 1%। बीजेपी ने एक औरत को खड़ा किया, औरत का और चीफ जस्टिस का डायलॉग पेगासस के माध्यम से रिकॉर्ड किए, चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किए। रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया। चीफ जस्टिस ने खिलाफ करे केस। अब बात है तो वो तो सदाशिवम के बारे में भी मैं सारे देश भर में बोला था। चीफ जस्टिस के सारे डॉक्यूमेंट मैंने उस समय के बताए थे, कैसे कैसे क्या हुआ। तो 1% का डिसीजन। तो 8 तारीख को रात में 21 पार्टी के लोगों की मीटिंग हुई। कहा कि 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो शाम को 5 बजे सारे देश के जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा ईवीएम के घोटाले के विरोध। निर्णय हुआ 8 अप्रैल, क्योंकि निर्णय आया 8। तो 23 तारीख को 4:30 बजे, 5 बजे का निर्णय था, 5 बजे धरना प्रदर्शन करेंगे। 4:30 बजे राहुल गांधी टीवी पर आ गए और ऐलान किया, मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, आपको चुनाव की बधाई। नरेंद्र मोदी ने एक भी सीट उसके फेवर में डिक्लेयर नहीं हुई। 300 से ज्यादा सीटों पर वो आगे चल रहा है, मगर एक भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई। क्या बोलते हैं उसको? लीडिंग।
केवल रीडिंग था। तो राहुल गांधी 4:30 बजे आए और कहा कि आपको बधाई, और 22 तारीख को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सारे देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया, और हाई अलर्ट में लिखा कि ईवीएम के मुद्दे पर देशव्यापी हिंसा हो सकती है। संभवतः 8 अप्रैल को जो गुप्त मीटिंग हुई उसकी जानकारी होम मिनिस्टर को दी गई। तो 22 मई को ये डिक्लेयर किया होम मिनिस्टर ने, सारे देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया, और नागपुर के हमारे ऑफिस में पुलिस वाले घुस गए कि आप लोग अभी ईवीएम के विरोध में क्या करने वाले हो। हमारे नागपुर के ऑफिस में पुलिस वाले घुस गए। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो ईवीएम वाला जो मामला है, ये भी मुद्दा 10 दिसंबर को हमने भारत बंद के लिए दिया हुआ है, और अभी पेपर ट्रेल लगने की वजह से पहले एक मशीन थी ईवीएम, घोटाला करना आसान था, अब पेपर ट्रेल लगी और उसमें 1% मिलान करना पड़ता है। मगर आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 2019 के चुनाव में 2 बजे तक कांग्रेस के लोग काउंटिंग सेंटर छोड़कर भागे और मिलान करने के लिए हाजिर नहीं रहे, क्योंकि मिलान करने से भी घोटाले पकड़े जा सकते हैं। 1% में भी कुछ गड़बड़ियां पकड़ी जा सकती है। अगर कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ईवीएम के मुद्दों पर जो समझौता हुआ है, इस वजह से ये सारा का सारा मामला फंसा हुआ है। तो इसको सड़कों पर निपटना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी, और अभी एक केस मेरी पेंडिंग है, कोर्ट पूरी तरह से ओपन हो नहीं रहा है, अभी संभावना है इस महीने ओपन हो जाएगी, तो मैं मेरे वकील को खड़ा करूंगा। तो 3 एक्शन की बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक भारत बंद, दूसरा पॉलिटिकल एक्शन, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जो भी असंवैधानिक बातें होती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में डाटा लेकर इन लोगों को वहां रोकना होगा और सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना होगा। हमारे बहुत सारे SC ST OBC के जो संगठन चलते हैं ना डॉक्टर साहब, वो पैसा ले लेते हैं और वकील को दे देते हैं, आधा देते हैं और आधा अपने पास ही रख लेते हैं, और वो वकील क्या आर्गुमेंट कर रहा है उसको सुनने के लिए भी नहीं जाता। वो वकील सारा आर्गुमेंट कर रहा है, 25% कर रहा है कि 35% कर रहा है कि 50% कर रहा है, कितना आर्गुमेंट कर रहा है, क्योंकि वकील तो हमारा है नहीं। तो इस तरह से तो ये मामले जो है आने वाले समय में, ये संवैधानिक तरीके है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ये संवैधानिक तरीके है। बीच बीच में हम काशीराम जी का वीडियो चलाते हैं, हम ये संवैधानिक तरीकों की बात करते ना आपके सामने, फिर बीच बीच में काशीराम जी का वीडियो चलाते रहते। उसमें उन्होंने कहा हमको संवैधानिक तरीकों को पर अमल करना चाहिए, मगर तैयारी हथियारों की भी करके रखनी चाहिए। ये वीडियो जो है, हम काम करते हैं संवैधानिक तरीके का, और बीच बीच में कभी कभी काशीराम जी का वीडियो चलाते रहते हैं कि हमने संवैधानिक
तरीकों पर अमल करना चाहिए, मगर तैयारी हथियारों की भी करके रखनी चाहिए। अब हम नहीं बोल रहे तो क्या चिराग नहीं बोल रहे, समझ रहे? लड़ाई लड़ने का तरीका बता रहा हूँ। होशियारी जो है ना, होशियारी होना बहुत जरूरी है। Those who provide a better guts and better brain, they will be success. Those who provide a better guts and better brain, they will be success. ऐरे गहरे नथु खैरे सफल होने वाले नहीं है। तो जो हम लोग संगठन शक्ति की बात कर रहे हैं, वो अब यहां तक आ गई है कि मुसलमानों को कहते थे तुम विदेशी हो, अब कहते हैं हमारे पुरखे लकड़ी थे। तुम्हारे पुरखे हमारे पुरखे एक ही थे, आ जाओ मिलकर आ जाओ। ये तो ये वामन मेश्राम जो है ना, ये फिर हम लोगों का जो है बंदोबस्त करेगा। तो मुस्लिम लोगों को भी हम लोगों ने कहा कि देखा तुम्हारे लिए कुछ किया, कुछ नहीं किया। देखो SC ST OBC को जगाया, तुम्हारा मामला हल हो रहा है। SC ST OBC को जगाया, मामला तुम्हारा हल हो रहा है, क्योंकि हम SC ST OBC के जो लोग हैं, हमारा ही पंडित लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, घर जलाने के लिए, फसाद करने के लिए। ब्राह्मणों में इतनी ताकत नहीं है कि मुसलमान के घर में घुसकर फसाद कर ले, है उसकी ताकत। तो इसलिए ये लड़ाई है, और हर लड़ाई की रणनीति होनी चाहिए। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है, वो लड़ाई न लड़ी जा सकती है न जीती जा सकती है। हमारे पढ़े लिखे लोगों को पूछो रणनीति शब्द का क्या अर्थ है, करने की छोड़ो, शब्द का अर्थ मालूम नहीं। अमल करने की छोड़ो, वो रणनीति शब्द क्या, कई चटनी के साथ खाते कि दाल के साथ खाते कि कैसे खाते, क्या के साथ, ये पता नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बातें कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को इस मुद्दों के तरफ, इन बातों के तरफ ध्यान देना चाहिए। और मेडिकल साइंस के लोग मेरिटोरियस होते हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर जो है वो मेरिट के थे। जब वो ग्रेजुएट पास हुए थे तो 3rd क्लास में हुए थे, है बता आपको? कुछ लोगों को सुनकर अच्छा नहीं लगता, मगर बाबा साहब आम्बेडकर ग्रेजुएट 3rd क्लास में पास हुए इंडिया में। जब उनको विदेश में जाकर अवसर मिला, वहां का वातावरण, वहां की तरीका, इक्वेलिटी वाला जो तरीका है ना, वहां जब अवसर मिला, भेदभाव रहित अवसर मिला, तो फिर देखो उन्होंने कैसे चमत्कार कर दिया। तो हाँ, मेडिकल साइंस के जो लोग हैं वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ही में मेडिकल साइंस में जाते हैं। अगर वो लोग समाज के आंदोलन की तरफ ध्यान दे तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उनके पास सबसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता हो सकती है। मैं इसके लिए मेडिकल साइंस के आप जैसे लोगों को निमंत्रण देता हूं, आमंत्रण देता हूं कि आप लोग आओ, वामन मेश्राम को रिप्लेस कर दो। आप लोग आओ और वामन मेश्राम को रिप्लेस कर दो, इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। अवसर है। वामन मेश्राम की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसमें वामन मेश्राम का 51% शेयर है, समझ रहे? बीना महाराज जी ने चलाया, फिर खबड़े साहब ने चलाया, फिर काशीराम जी ने चलाया, लोगों ने हमारी जिम्मेदारी लगाई, हम चलाया। समाज को नेतृत्व चाहिए, समाज को लीडरशिप चाहिए। द लीडर मस्ट
जो लीडर है वो इफेक्टिवली लीड करे। लीडर मस्ट लीड इफेक्टिवली। समाज की जरूरत है, समाज की आवश्यकता है लीडरशिप। वो लीडर नहीं जो झोला लटका देता है और दूसरे देखा वो देखा नेताजी जा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। समाज को लीडरशिप की जरूरत है और सामूहिक रूप से दुनिया में कोई भी आदमी लीडरशिप के बगैर सफल नहीं हो सकता। बगैर लीडरशिप की सफलता नहीं मिल सकती। सामूहिक रूप से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है हमें समझना होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कहने के लिए बहुत सारा है मगर मैं इतना ही